की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने रात भर 2 मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मार गिराए हैं। इसमें अनंतनाग जिले में सेना के एक जवान की हत्या की घटना में शामिल आतंकी भी मारा गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह ने बताया कि अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में ऑपरेशन खत्म हो गया है। पिछले 72 घंटों में 4 अलग अलग ऑपरेशन में 12 आतंकवादी मार गिराए हैं। इसमें त्राल और शोपियां में मारे गए 7 आतंकवादी, हदीपुरा में मारे गए अलबद्र के 3 आतंकवादी और बिजबेहरा में मारे गए लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजबेहरा में मारे गए आतंकवादी टेरिटोरियल आर्मी के जवान की कल हुई हत्या के जिम्मेदार थे। यानी कि चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है इन आतंकियों का, और सेना अब अपने देश के जवानों की शहादत का बदला भी तुरंत ले रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि सुखोई 30 MKI को लेकर आ रही है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने बेंगलुरु का दौरा किया, जिसमें जेट एयर स्पेस एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी। सॉफ्टवेयर की क्षमता के बारे में कोई विवरण अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके बारे में कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि ये सुपर सुखोई कार्यक्रम की शुरुआत है, जिसमें प्रमुख हथियारों और सिस्टम अपडेट शामिल हो सकते हैं, जो केवल सॉफ्टवेयर वृद्धि तक सीमित नहीं है। लेकिन सुखोई 30 पर उनके द्वारा CAS और उड़ान परीक्षण की यात्रा ने सॉफ्टवेयर क्षमता को बढ़ाया, जो कि प्रदर्शन की जांच के लिए मुख्य रूप से अनिवार्य और पर्याप्त था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भारतीय वायुसेना का एक स्वतंत्र इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन सुविधा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड करने के लिए स्थापित किया गया था। SDI एक यूनिक है और एशियाई वायुसेना के बीच ये अपनी तरह का केवल एक है, जो भारत और आयातित हथियार प्रणालियों के एकीकरण के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करा है। SDI मौजूदा एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर के विकास और अपग्रेडेशन का भी प्रभारी है। SDI ने सुखोई 30 MKI विमान पर VOR/ILS/TACAN के इंटीग्रेशन पर पहले काम किया है। SDI ने सॉफ्टवेयर के अंतिम संस्करण को ठीक से अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, जो कि अस्त्रा MK1, रुद्रम 1, अस्त्रा MK2 और ब्रह्मोस जैसी भारत निर्मित हथियार प्रणालियों के एकीकरण को सक्षम करेगा। अगली अपडेट कजाकिस्तान को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अपने कजाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नुराल से व्यापक वार्ता की, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा टेक्नोलॉजी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। कजाकिस्तान अपने मुख्य रूप से सोवियत रूसी विमानों के आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन में भारत की मदद की मांग कर रहा है। कजाकिस्तान विमान कंपोनेंट्स के को डेवलपमेंट में भी सहयोग की मांग कर रहा है। कजाकिस्तान वायु रक्षा बलों के द्वारा संचालित Mi-17 बेड़े का अपग्रेडेशन के लिए कजाकिस्तान से कंपोनेंट्स और सब सिस्टम की खरीद के लिए BEL से मांग भी की है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ADTL स्मार्ट डिस्प्ले, एक नया कॉकपिट, ट्रांसपॉन्डर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन सिस्टम की आपूर्ति Mi-17 हेलीकॉप्टर के लिए कर रहा है। कजाकिस्तान की वायुसेना सुखोई 30 SM बेड़े का संचालन करती है, जिसे अक्सर भारतीय सुखोई 30 MKI का रूसी संस्करण कहा जाता है। सहयोग का एक और क्षेत्र जो है वो है इनके बेड़े के कंपोनेंट्स और पुर्जों की आपूर्ति में कजाकिस्तान की मदद करना। दोस्तों, कजाकिस्तान भारत के पास इसलिए अपने एयरफोर्स का आधुनिकीकरण कराना चाह रहा है क्योंकि भारत रूस से सस्ते में ये काम आसानी से कर सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो विलेज डिफेंस कम्युनिटी को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के रियासी और राजौरी जिले में पिछले 12 से 15 महीनों में आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ोतरी के बाद हथियार, रक्षा, गोलाबारी और रखरखाव प्रशिक्षण प्रदान करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि विलेज डिफेंस कम्युनिटीज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ग्रिड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पहली बार 1990 के मध्य में चिनाब घाटी क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया था और ग्रामीणों को पाक प्रायोजित आतंकवादियों से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया था। VDC यानी कि विलेज डिफेंस कम्युनिटीज, जिसमें कि ग्रामीणों के साथ पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। आंकड़ों के मुताबिक यूटी में 4125 VDC हैं। भारतीय सेना उन्हें समय समय पर हथियारों के संचालन और खुफिया जानकारी जुटाने के कौशल में प्रशिक्षित करती रहती है। लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने कहा कि इस तरीके की समितियों ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दूरदराज क्षेत्रों में स्थापित शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समग्र तत्वों पर सतर्कता भी बनाए रखी है। अगली अपडेट कोरियाई मीडिया की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि F-50 जो कि कोरिया ने देश का पहला घरेलू रूप से विकसित लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है, जो कि मलेशियाई वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान चीन संयुक्त रूप से निर्मित JF-17 फाइटर का मुकाबला कर रहा है, जिसके तहत मलेशिया 18 जेट्स खरीदने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि मलेशिया अपने MiG-29 बेड़ों की बढ़ती उम्र की वजह से इन्हें रिटायर करना चाह रहा है। सूत्रों ने कहा कि मलेशिया ने FA-50 और JF-17 को फाइनल किया है। FA-50 T-50 सुपरसोनिक ट्रेनर जेट विमान का एक टाइप है जो कि कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा निर्मित है। 2013 में इसे तैनात किया गया था और उसके बाद FA-50 को इराक, फिलीपींस और थाईलैंड को भी निर्यात किया गया। आपको बता दें कि शुरुआत में मलेशिया के लिए फ्रांस के राफेल, यूरोफाइटर और संयुक्त राज्य अमेरिका का F-18 मलेशिया के इस प्रोग्राम के लिए आगे आए थे, लेकिन भारत के तेजस, इटली के M346 के लिए यहाँ पर एक बड़ा मौका मिला, क्योंकि बजटीय मुद्दों के कारण इस तरीके के जो लाइट विमान थे उन्होंने एक मौका दिया भारत और इटली को। हालांकि इसमें रूस का Y-130 भी शामिल था। KAI के FA-50 में कई ब्रिटिश निर्मित भागों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि FA-50 इस रेस में JF-17 से पीछे है, क्योंकि इसकी तुलना में JF-17 की हथियार क्षमता बेहद अच्छी है, जो कि मलेशियाई वायुसेना की आवश्यकता को पूरी करती है। हालांकि भारत का घरेलू विमान तेजस, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी संख्या में ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से भारत अपने स्क्वाड्रन की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक LCA उत्पादन सुविधाओं का दौरा मलेशिया की एक टीम कर सकती है। हालांकि भारत ने भी LCA तेजस के MK-1A संस्करण को पेश किया है, जो आधुनिक आईसा रडार, नए एवियोनिक्स और मलेशियाई वायुसेना में अलग अलग प्रकार के हथियारों को एकीकृत करने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मलेशिया भविष्य में 24 और लड़ाकू विमानों के संभावित ऑर्डर के साथ कुल 12 ऐसे विमानों का ऑर्डर दे सकता है। मलेशिया ने कम लागत और आधुनिक लड़ाकू क्षमताओं के दम पर LCA तेजस को अपने 36 नए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के अनुबंध के लिए टॉप पर रखा है। विशेषज्ञ इसे भारत की स्वदेशी विमान की पहली संभावित बिक्री के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जो ये खबर आई है कोरियाई मीडिया की तरफ से, वो थोड़ी सी परेशान करने वाली जरूर है। हालांकि अभी पता नहीं है कि FA-50 या फिर JF-17 या फिर LCA तेजस, इनमें से किस को फाइनली मलेशिया चुन सकता है। बहरहाल तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। हाल ही में एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग भरने वाले विमानों को किराए पर लेना चाहती है, लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्ट में एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें कि नंबर ऑफ आवर्स यानी कि उड़ान के घंटों की संख्या के आधार पर एक नई पद्धति अपनाई जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि ये लीजिंग हर साल उपलब्धता के घंटों पर आधारित होगी, जो कि न्यूनतम और अधिकतम घंटों का संकेत देगा। अधिकारियों ने कहा कि हम प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए किराए के टैंकरों का उपयोग करेंगे और मौजूदा IL-78 को भी चालू रखेंगे। किराए पर लेने वाले रिफ्यूलर्स की संख्या पर अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना को प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह तय किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 6 रूसी IL-78 टैंकर है और तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ और टैंकर विमानों को किराए पर लेने का विचार कर रहा है, क्योंकि 6 नए टैंकरों की खरीद का सौदा बार बार विफल होता रहा है। अगली अपडेट BRO को लेकर आ रही है। सीमा सड़क संगठन के सेना का अटूट अंग होने के बावजूद भी इसके अधिकारियों एवं जवानों को सेना के अन्य अधिकारियों एवं जवानों के बराबर सुविधाएं देने की मांग लगातार की जा रही है। ऑल इंडिया जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि GFRE के अधिकारियों एवं जवानों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सेना के अन्य अधिकारियों के बराबर की सुविधाएं दी जाएं। 3.5 दशक बीत जाने के बावजूद ऐसा नहीं होने की वजह से इस बल में जो रिटायर्ड एवं पूर्व अधिकारी हैं उनमें काफी गुस्सा है। साथ ही अब इस मांग को बार बार दोहराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि BRO में काम करने वाले GREF के अधिकारियों को सेना अधिनियम के अंतर्गत माना जाता है और उन्हें सेना के समान रैंक प्रदान किए जाते हैं। शांति काल हो या युद्ध, उन्हें भी वर्दी पहनकर सीमाओं के मोर्चों पर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जोखिम वाला काम करना पड़ता है, तो फिर उन्हें सेना के बराबर सुविधाएं मिलनी भी चाहिए। आपको बता दें कि 1983 में BRO के एक याचिका की सुनवाई में इस संगठन को सेना का अटूट अंग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके अधिकारियों और जवानों को सेना के समान सुविधाएं दिए जाने का निर्देश दिया था और 36 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इन अधिकारियों और एवं जवानों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। वोल्टेज से जुड़ी समस्या के कारण अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GISAT-1 का प्रक्षेपण एक बार फिर से टल गया है। सैटेलाइट का प्रक्षेपण 5 मार्च 2020 को होना चाहिए था, लेकिन उल्टी गिनती से कुछ देर पहले तकनीकी कारणों के कारण इस प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया गया था। इसरो ने भरोसा जताया था कि इस साल मार्च या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में GISAT-1 को लॉन्च किया जाएगा और उसकी तैयारियां भी चल रही थी। इसरो के एक वैज्ञानिक ने कहा कि उपग्रह में ऊर्जा प्रभाव यानी कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव की थोड़ी समस्या है। हालांकि अत्यंत मामूली सा दिखता है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके चलते इस प्रक्षेपण में विलम्ब हो रहा है और ये समस्या जल्द ही दूर कर ली जाएगी। इस बीच इसरो के सूत्रों ने कहा कि अब इस महीने के अंत अथवा मई के महीने में यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण
GSLV F10 से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से किया जाएगा। तो दोस्तों ये है अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।